वेट कैलकुलेट कर सकते हैं और वो दिक्कत नहीं है। एटॉमिक वेट हम एटॉमिक हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश यादव, वेलकम टू अकेडमी। देखो, अब हम आगे का टॉपिक करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, द कंसेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। अब एटम के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड डाल्टन जो भी पॉइंट्स थे, मतलब क्योंकि वो हाइपोथेटिकल है ना। हाइपोथेटिकल थ्योरी मतलब उसमें क्या होता है कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं इनको अज्यूम किया जाता है, माना जाता है कि ऐसा हो रहा होगा, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं होता। हम उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, कहते हैं। सारे पॉइंट्स हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था और वो कहाँ कहाँ पे गलत होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब हम क्लास में क्या करने वाले हैं, एटम के बारे में तो हमने समझ लिया है। अब हम उसके बारे में हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास देखो इधर जरा। एटॉमिक मास क्या होता है, मतलब आपको एटम का मास निकालना है। अब खुद सोचो, सपोज करो अगर आपको किसी सब्सटेंस का वेट या मास कैलकुलेट करना है, केमिस्ट्री में या मास में कोई फर्क नहीं होता है, तो मैं भी कह सकता हूँ, वेट भी कह सकता हूँ, मास भी कह सकता हूँ। कंफ्यूज मत हो जाना, उसको वहीं छोड़ दो। केमिस्ट्री में दोनों सेम। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस का मास निकालना है या वेट निकालना है, आपके पास ऐसी डिवाइस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आप वेट कैलकुलेट कर सकते हैं और वो एब्सोल्यूट वेट आता है। लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, एटम का वेट कैलकुलेट, एलिमेंट होते हैं उस एटम का आपको वेट निकालना, उसका मास निकालना। तो उस टाइम क्या था कि हमारे पास ऐसे डिवाइस या ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिसकी हेल्प से हम इतने छोटे पार्टिकल, एटम जो होता है वो माइक्रोस्कोप लेवल का पार्टिकल होता है, जो कि हमें नेकेड आई से तो छोड़ो, इवन आप मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन इस तरह के पार्टिकल का मास हमें कैलकुलेट करना है और वो भी एब्सोल्यूट निकालना है। तो साइंटिस्टों के आगे ये प्रॉब्लम थी कि एटम का एब्सोल्यूट वेट कैसे निकाल। तो उन्होंने क्या किया, इसका एब्सोल्यूट वेट ना निकाल के उन्होंने वेट निकाला, मास निकाला। देखो, रिलेटिव का मतलब आप समझो, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा रिलेटिव, वहाँ पे एक रेफरेंस लिया जाता है। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। रिलेटिव का मतलब है कि आपके पास एक रेफरेंस है, ये कंपेयर करके आपको क्या करना है, एलिमेंट के एटम का मास कैलकुलेट करना है। तो इस मास को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मास कहते हैं। तो आपका एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, एक रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। कैसा होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब इसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, तो आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस कौन सा लिया गया था, कार्बन का आइसोटोप। लेकिन कार्बन का कौन सा आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप करा गया था। समझ रहे हो, फिर से सुन लो। कार्बन 12 आइसोटोप आपका ये रेफरेंस एलिमेंट। कंपेयर किससे कर रहे हैं, कार्बन 12 आइसोटोप एक एटम के मास के 12वें हिस्से से, मतलब उसके 1/12 पार्ट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, उससे कंपेयर करके हम क्या करते हैं, एलिमेंट के एटम का वेट कैलकुलेट करते हैं, उसका मास कैलकुलेट। इसीलिए जो आपका एटॉमिक मास मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, वो क्या होता है, एक नंबर होता है। तो वो क्या होता है, एक नंबर होता है। और वो क्या बताता है, उस रेफरेंस एलिमेंट है जो हमारा रेफरेंस है, जिससे कंपेयर करके हम निकाल रहे हैं। कार्बन 12 आइसोटोप एक एटम के मास का 12वें हिस्से 1/12 पार्ट से कंपेयर करके निकाल, कंपैरिजन में दूसरे एलिमेंट का एटम कितना हैवियर है। समझ रहे हो, इस तरीके से साइंटिस्टों एटॉमिक मास यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट। ठीक है, अब जरा इसकी डेफिनेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज ए रिलेटिव एटॉम रिलेटिव मास ए रिलेटिव मास ऑफ वन एटम एलिमेंट। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है, इज ए रिलेटिव मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर टू द कंपेयर्ड टू 1/12 द
मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। समझ रहे हो? तो यहाँ पे कार्बन 12 आइसोटोप यूज करा गया था। याद रखना, कार्बन का कौन सा आइसोटोप हम एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड जो रेफरेंस मॉडर्न रेफरेंस है, कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर करके करना होता है। लेकिन एक्चुअल में हम कार्बन 12 आइसोटोप से कंपेयर करते हैं, उसके एक एटम के मास के 12वें हिस्से से कंपेयर करते हैं। याद रखना, एक एटम के मास के 12वें हिस्से से, मतलब उसके 1/12 पार्ट से कंपेयर किया जाता है। ये याद रखना है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास आता है वो क्या आता है, एक नंबर होता है। रेफरेंस एलिमेंट के कंपैरिजन में कितना हैवियर है, यही तो बताता है, मतलब कितना भारी है वो। एटॉमिक मास एटॉमिक मास इज ए नंबर एटॉमिक मास ए नंबर which tells that how many times how many times one atom of an element is heavier than 1/12 mass of mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। आप समझ रहे हो? एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है। एटॉमिक मास क्या है? एक रिलेटिव मास है, और तो आप किस कंपेयर करके निकालते हो, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 12वें हिस्से 1/12 पार्ट से कंपेयर करके। अगर आपको किसी भी एलिमेंट के एटम का वेट कैलकुलेट करना है तो आपको इससे कंपेयर करना। ठीक है, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव मास है, इसीलिए ये क्या है, एक नंबर है। ये कंपैरिजन में, इस स्टैंडर्ड रेफरेंस के कंपैरिजन में पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम कितना हैवियर है, वही क्या होता है, आपका रिलेटिव मास होता है। समझ गए? तो अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखूं अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, और इसको किस रखना है, आपको ग्राम में ही रखना है, अपॉन में 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है? तो रिलेटिव एटॉमिक मास इस तरीके से निकाला जाता है। किस भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का मास निकालना है, उसे ऊपर लिखो, और जो हमारा रेफरेंस है, कंपेयर करके निकाला जाता है, उससे आप डिवाइड करो, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम रेफरेंस एलिमेंट है। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस है, तो हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस है, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस के कंपैरिजन में वो आ रही है। यही होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है। अब देखो जरा, ये जो फॉर्मूला आपका आया है यहाँ पर, ये कैसे आया, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इतना आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, कोई एक एलिमेंट ले लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लो, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल लिखते हैं, एटॉमिक नंबर उसका नीचे, मास नंबर उसका ऊपर लिखते हैं। मैंने एक एलिमेंट ले लिया एक्स, जेड उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, क्या इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि एटम जो होता है, किसी भी एलिमेंट का अगर आप एटम लोगे, में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है। बात समझ रहे हो? तो फिर ये एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन करेगा ही करेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऊपर क्या आता है? इसका मास नंबर। क्या आपका मास नंबर? और मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कौन से, को रिप्रेजेंट करता है मास नंबर। और इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। बोलते हैं तो हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक एटम ले रहा हूँ। मैंने एक एटम ले लिया। एटम है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। जनरली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब आप एटम का न्यूक्लियर फिजन करोगे तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स निकल के आते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि ये नेसेसरी है, कंपलसरी नहीं है कि सभी एलिमेंट के एटम्स के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, सारे के सारे। किसी में कुछ हो सकता है, किसी में कुछ हो सकता है। बात समझ रहे हो? जैसे हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको एक एटम का मास चाहिए, एक एटम का मास अगर आपको निकालना है, तो वो कैसे निकाला जाता है? वो सारे पार्टिकल्स के मास को ऐड करके निकाल, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के मास को अगर आप ऐड करोगे तो आपको एक एटम का मास मिल जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास क्या होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इसमें प्रोटॉन्स भी हैं। का मास कितना होता है? 1.66 10⁻7 kg। न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। तो मैं सेम लेके चल रहा हूँ न्यूट्रॉन। और ये कैसा होता है? चार्जलेस पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। का मास लगभग सेम रहेगा इसके प्रोटॉन के। समझ गए? तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास हो गया। अब इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? मैंने बताया था अभी, वो क्या है? जेड है। क्या है? जेड है। प्रोटॉन्स कितने होंगे? जेड है। लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ए माइनस में जेड है। यहाँ पर देखो जरा, ये रहा आपके मास नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या फिर प्रोटॉन्स, जो मर्जी कह लो, क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है। तो जेड जो है वो प्रोटॉन्स तो रिप्रेजेंट करेगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, समझ गए? तो अगर आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस में प्रोटॉन, तो आपको न्यूट्रॉन ही तो मिलेगा। ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ए माइनस में जेड निकाल। समझ में आ गया? अब मुझे क्या करना है? इस एटम का मास निकाल करना है, इसका मास निकाल। देखो इसका मास कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ द एलिमेंट कैसे निकालूंगा? एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? इतना। और इलेक्ट्रॉन्स कितने? जेड है। 9.11 इंटू 10⁻31 जेड है। प्लस प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1.66 इंटू 10⁻, को मैं ग्राम में चेंज कर लेता हूँ। ग्राम में लिख लेता हूँ।
तो ग्राम में चेंज करूँगा तो 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1000 से मल्टीप्लाई कर लो 28 माइनस 24 इंटू एक प्रोटॉन का मास ये है और प्रोटॉन्स कितने जेड है, जेड से मल्टीप्लाई प्लस 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू ए माइनस में जेड न्यूट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी एलिमेंट के एटम का मास निकाला जाता है। सभी पार्टिकल्स के मास को ऐड करके आप एक एलिमेंट के एटम का मास निकाल सकते हो। एलिमेंट के एक एटम का मास इस तरीके से समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो जरा, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इनके कंपैरिजन में बहुत कम होता है। याद रखना प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, वो लगभग 1837 टाइम्स होता है ना, 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है ना, मतलब अगर आपने एक पार्टिकल ये किया है, ये इस तरीके का है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मास बहुत ज़्यादा होता है। समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो ये क्या है आपका नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल से आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो फिर एक एटम का मास, एक एटम का मास किससे निकल के आता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही निकल के आता है। अगर आपको याद होगा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वहां से उसको यही पता लगा था कि एटम का जो मास है कंसंट्रेटेड होता है और न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास निकालोगे, न्यूक्लियस का मास आएगा, तो फिर आपको एटम का मास निकल जाएगा। समझ रहे हो। तो अगर आपको एटम का मास चाहिए तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर दो, आपको एटम का मास मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन को आपको कंसीडर, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, वो क्या हो जाएगा आपका 1.66 10 की पावर माइनस 24 जेड प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 24, यहाँ पे आप ब्रैकेट को खोल लो, ए से मल्टीप्लाई माइनस 1.6 10 की पावर माइनस 24 इंटू जेड है। ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ए इंटू 1.66 10 की पावर माइनस 24। इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था ये है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मास नंबर, या फिर आप न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हो, न्यूक्लियॉन। समझ गए? क्लियर है ये चीजें? इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम का मास कैलकुलेट। अब देखो जरा, तो आपको एक एटम का मास कैलकुलेट करना आ गया है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा था कि तो फॉर्मूला बनाया गया था रिलेटिव एटॉमिक मास का, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इन मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो इस फॉर्मूले मतलब जो फॉर्मूला बनाया गया है, इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो रीजन है, इस तरीके से फॉर्मूला आया है, वो हम देख रहे हैं कैसे आता है। ठीक है ना। तो ये चीज इतनी क्लियर हो गई है आपको कि भाई अगर आपको किसी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना तो ऐसे ही निकाला जाता है। तो अब हम देखो क्या करेंगे, कार्बन का देखेंगे, क्योंकि कार्बन जो आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप, ये हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट है। इसे कंपेयर करके करते हैं, और इसमें भी किससे कंपेयर करते हैं? एक एटम के मास के 12वें हिस्से मतलब 1/12 पार्ट से कंपेयर करते हैं। ठीक है। तो अब उसको देखते हैं कि उससे कैसे ये फॉर्मूला बन के आया है। ठीक है, चलो, सबने नोट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। देखो कार्बन का कौन सा आइसोटोप लेना है आपको? कार्बन 12 है, 6 इसका एटॉमिक नंबर और ये इसका मास नंबर। कार्बन का मैं एटम ले रहा हूं,
अब इसमें देखो जरा, इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने होंगे? होंगे। प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 12 माइनस में 6 आ गए 6। समझ रहे हो? अब आपको कार्बन के एक एटम का मास निकालना। मास ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मैंने क्या बताया था? अगर किसी एलिमेंट के एटम का मास निकालना है, इसलिए मैंने वो चीज़ पहले करा दी थी। अगर आपको किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास चाहिए, सभी पार्टिकल्स के मास को आप ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन सभी पार्टिकल्स को ऐड करोगे, तो उनका मास नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए पूरे एटम का जो मास है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से ही आता है। ठीक है ना? उसका जितना मास होगा, उतना आपका एटम का मास। सारी बात है। ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है? इसमें से इलेक्ट्रॉन के मास को हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया, इसे हटा दिया। कार्बन के एक एटम का मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप क्या हो जाएगा? अब देखो, प्रोटॉन कितने के अंदर? 6 और न्यूट्रॉन कितने? 6 और दोनों का मास लगभग बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर कार्बन के एक एटम का मास अगर आपको निकालना है, तो वो उसके 12 पार्टिकल्स मास के बराबर होगा। अगर मैं इसको एक पार्टिकल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे टोटल पार्टिकल्स हो गए 12, 12 पार्टिकल मास के बराबर होगा। इक्वल टू मास ऑफ 12 पार्टिकल, 12 पार्टिकल्स के मास के बराबर होगा। ठीक है? अब देखो, तो हमारे पास एक डिवाइस है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये डिवाइस जो है बहुत ही सेंसिटिव है। छोटे से छोटे साइज के पार्टिकल्स का मास कैलकुलेट करके हमें बता देता है एब्सोल्यूट। से आप एटम्स का मास भी कैलकुलेट कर, एटम का मास इससे कितना निकल के आया? 1.99648 10 की पावर माइनस 23 ग्राम्स। कार्बन के एक एटम का मास इतना होता है, जो कि किसके बराबर होगा? कार्बन के 12 पार्टिकल्स के मास के बराबर होगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 12 पार्टिकल्स का मास, 12 पार्टिकल्स का मास किसके बराबर है? 1.992648 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स के। तो मुझे बताओ, एक पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा? एक पार्टिकल का मास क्या होगा? 1.994648 इंटू 10 की पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा ये। ठीक है? अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आता है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 AMU। तो हम क्या बोलते हैं? 1 AMU या फिर 1 U, यूनिफाइड मास। और भी सारी चीजें हैं जिसे लिखते हैं, डाल्टन भी लिखते हैं, यूनिफाइड मास। आप समझ रहे हो? तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक पार्टिकल का मास किसके बराबर है? कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 12वें हिस्से के बराबर है। समझ रहे हो? 12वें हिस्से मतलब ये वो जो हम 1 AMU लिखा है, ये जो वैल्यू आ रही है 1 AMU, ठीक है, ये एक पार्टिकल का मास होता है। तो 112 इंटू मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, आइसोटोप। ये जो, ये मैंने यहाँ पे चीज क्या है, ये कार्बन के एक एटम का मास है और उसे 1/12 से मल्टीप्लाई, मतलब उसका 1/12 पार्ट ले रहे हो, ये रहा 1/12 पार्ट। ठीक है? तो सेम चीज यही तो है। ठीक है? तो ये क्या है? कार्बन के एक पार्टिकल का मास है और इसी को हम क्या कहते हैं? 1 AMU कहते हैं। क्या हमारा? 1 AM और 1 U, ये होता है हमारा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब देखो, आपको इसी से कंपेयर करना होता है। ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है, तो आप कार्बन 12 आइसोटोप
एटम के मास से कंपेयर नहीं करते हो। कार्बन 12 आइसोटोप एटम के 12वें हिस्से 1/12 पार्ट से कंपेयर करते हो। मेरी बात है, जब भी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना हो तो उसे कंपेयर किया जाता है कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से, के 1/12 पार्ट से कंपेयर किया। या मैं कह सकता हूं कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक पार्टिकल के मास से, एक पार्टिकल, ठीक है ना, पार्टिकल प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो रही है, एक पार्टिकल के 12 पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल के मास से कंपेयर करके हम दूसरे एलिमेंट के एटम का मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो वो फॉर्मूला आया कैसे है, फॉर्मूला आया कैसे, सबने इतना नोट कर लिया है, समझ आ गया। देखो, मान लो कि कोई एक एलिमेंट है जिसका एटम है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और इसका वेट कितना है, डब्लू, डब्लू ग्राम है, डब्लू ग्राम। ठीक है, फॉर्मूला लिखने से पहले एक चीज और देख लो जरा। जैसे एक एक्स एलिमेंट है जिसका 20 ग्राम मास है और ये वाई एलिमेंट है जिसका मास कितना, तो मैं चाहता हूं कि वाई का रिलेटिव मास निकालो, रिलेटिव मास ऑफ वाई। वाई का रिलेटिव मास क्या हो जाएगा, 40/20 क्या हो गया, 2 टाइम। मतलब वाई का जो मास है वो एक्स के कंपैरिजन में क्या, 2 टाइम्स है। तो जब भी आप रिलेटिव निकालते हो ना तो कंपेयर किया जाता है और वो हमेशा एक नंबर होता है। ये कोई मास नहीं है, ये एक नंबर है, एक नंबर है। ठीक है, समझ गए। तो सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, पर इस केस में कंपैरिजन किससे होगी, कि आप एलिमेंट के एटम का मास निकाल रहे हो तो कंपेयर करोगे आप कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से, मतलब उसके एक पार्टिकल के मास से कंपेयर करोगे। याद रखना, एक पार्टिकल के मास से कंपेयर कर, तो रिलेटिव है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन में 1/12 इन मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप। समझ गए। तो सेम चीज यहीं पे लगा लो, रिलेटिव मास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इसका एक एटम का मास डब्ल्यू ऑन में 1/12 इन मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप, समझ रहे हो। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU, डब्ल्यू अपॉन में 1 1 U, और इस 1 U की वैल्यू की 1.6 10⁻⁻24, समझ रहे हो। तो फॉर्मूला रिलेटिव एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है कैसे बना, उसके लॉजिक है वो इस तरीके से सबको समझ आ गया। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट जरा, अब हम जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फिर देखेंगे कि भाई कोई एलिमेंट लेके आते हैं उसके एटम का मास कैसे निकालेंगे इससे कंपेयर करके। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप हीलियम का एटम ले लो, इसमें टोटल पार्टिकल्स कितने, 4 पार्टिकल, 4 पार्टिकल। भाई मास नंबर क्या होता है इसका, एटॉमिक मास क्या होता है, 4 ही तो होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, 4 ही तो होते हैं, 4 पार्टिकल, और एक पार्टिकल का मास 1 AMU, का मास कितना हो जाएगा, 4U। मतलब हीलियम का जो एटम है वो कार्बन 12 आइसोटोप के एक पार्टिकल के मास के कंपैरिजन में क्या है, 4 टाइम्स है। या फिर ये कह सकते हो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास के 12वें हिस्से, मतलब 1/12 पार्ट के कंपैरिजन में इसका एटम 4 टाइम्स है। ठीक है, तभी तो मैंने कहा रिलेटिव जो मास होता है वो एक नंबर होता है।
और ये बताता है कि उस रेफरेंस के स्टैंडर्ड जो रेफरेंस है, के कंपैरिज़न में ये कितना टाइम्स हेवियर है, कितना भारी है ये, है ना? तो ये नंबर होता है, समझ रहे हो? ऐसे ही आप ऑक्सीजन का ले लो, तो ये इस क्या है 16 पार्टिकल्स, क्या एटॉमिक मास है 16 पार्टिकल। एक पार्टिकल का मास 1 एएमयू तो 6 जाएगा 3 यू। ऐसे ही आप नियॉन का ले लो ज़रा, 20 पार्टिकल्स, 20 पार्टिकल्स होते हैं, क्या हो जाएगा 20, ठीक है? आप सोडियम का देख लो, 23 पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल 23 यू हो जाएगा। मैग्नीशियम का देख लो, 24 पार्टिकल्स होते हैं, 24 यू हो जाएगा। एल्युमिनियम का है 27 पार्टिकल्स होते हैं, 27 जो है 27 टाइम्स है इसका एटम के कंपैरिजन में, ठीक है ना? आप कार्बन के एक एटम के मास से कंपेयर नहीं करते हो, मैं फिर से आपको ध्यान, ठीक है ना? याद रखो बात को, कार्बन के एक एटम के मास से कंपेयर नहीं कर रहे हो, कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कंपेयर कर रहे हो, मतलब उसके एक पार्टिकल के मास से कंपेयर कर रहे हो। के कंपैरिजन में ये 27 टाइम्स है, ठीक है? फास्फोरस का देखो, कितने पार्टिकल्स होते हैं? 31 पार्टिकल्स, ये 31 यू तरीके से निकाला जाता है पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के से कंपेयर कर, स्टैंडर्ड रेफरेंस है, समझ गए? यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एटॉमिक वेट के, जरा एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, एटॉमिक वेट नॉट एब्सोलूट, नॉट एब्सोलूट। ऐसे तो हम निकाल लेते हैं, चल जाता है ये एब्सोलूट, दिक्कत नहीं है। एटॉमिक वेट जो निकाला जाता है वो एब्सोलूट, ठीक है? पर पहले की बात है, एटॉमिक वेट इज नॉट एब्सोलूट, रिलेटिव, रिलेटिव एटॉमिक वेट है। क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक वेट, रिलेटिव एटॉमिक वेट, ठीक है? हाँ, एटॉमिक वेट कोई वेट नहीं है, नंबर है, क्योंकि रिलेटिव है तो नंबर है। एटॉमिक वेट नॉट वेट, नॉट ए वेट बट ए नंबर। क्या है? एक नंबर है, ए नंबर। दूसरा पॉइंट है, एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, expressed in grams is called gram atomic weight, called gram atomic weight, called ग्राम एटॉमिक वेट, ठीक है? देखो जरा लास्ट वाला पॉइंट देख लो एक बार, वैसे तो आगे और इसको अच्छे से समझेंगे। लास्ट वाला पॉइंट देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं हीलियम ले रहा हूँ, तो हीलियम के एक एटम का मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, वो क्या है हमारा 4u। लेकिन अगर आप इसी 4 को ग्राम में लिख दोगे, तो हीलियम के एक एटम का मास नहीं होगा, उसके 1 मोल का मास होगा। मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम क्या होता है? 4 ग्राम। अब इसके 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.0 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। कितने एटम्स? तो हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। अगर आप हीलियम के इतने एटम्स लोगे तब जाके 4 ग्राम आएगा, ठीक है? लेकिन अगर 4u लिखा है तो वो हीलियम के एटम का मास है, ठीक है? तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? 4u लिखा तो हीलियम के एक एटम का मास है, लेकिन अगर 4 ग्राम लिख दिया है तो वो हीलियम के 1 मोल एटम्स का मास है। इसे हम ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास।
ऐसी और एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे कि आपका सोडियम ले लो आप, सोडियम ले लो। तो इसके सोडियम के एक एटम का मास क्या हो जाएगा? 23 यू हो जाएगा। ये इसके एक एटम का मास है। मास ऑफ 1 एटम। ये सोडियम के एक एटम का मास है। लेकिन अगर इसी वैल्यू को मैं ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं, वैल्यू वैल्यू चेंज हो रही है, ये ग्राम में एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो ये क्या होता है आपका ग्राम एटॉमिक मास, मतलब सोडियम के 1 मोल एटम्स का मास है। ठीक है? 1 मोल एटम्स, मास ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। और 1 मोल में कितने एटम्स? एवोगाड्रोस नंबर, Na। समझ गए? वही पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, यही यही बताता है कि एटॉमिक वेट को जब आप ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो ग्राम एटॉमिक वेट हो जाएगा। ठीक है? तो एटॉमिक वेट एक एटम का मास होता है, ग्राम एटॉमिक वेट है 1 मोल एटम्स का मास होता है। 1 मोल एटम्स का मास। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है? ये था आपका एटॉमिक वेट के ऊपर। अब जरा एक एएमयू या यू वो भी लिख लेते हैं, ठीक है ना? वो भी देख लेते हैं कि हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो इधर, 1 एएमयू या फिर यू डिफाइंड एज डिफाइंड एज 1/12 किसको बोलते हैं? 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप को बोलते हैं। तो 1 एएमयू या फिर 1 यू इक्वल टू 1/12 इन मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है? और कार्बन 12 आइसोटोप एक एटम का मास कितना होता है? Na एटम्स का मास है 12 ग्राम। भाई कार्बन कार्बन का मोलर मास क्या है? ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 12 ग्राम। ठीक है? तो वो Na एटम्स का मास होता है, अभी बताया था मैंने, एक मोल का मास Na। एक एटम का मास क्या हो जाएगा? 12 अपॉन में Na। ठीक है? 1 अपॉन में 12 इंटू 12 अपॉन में Na। तो ये 12 से 12 कैंसिल हो और याद रखना ये ग्राम में आएगा, 1 अपॉन में Na ग्राम। समझ रहे हो? एक एएमयू कितने ग्राम्स के बराबर होता है? इतने ग्राम्स के बराबर। आप इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे कितना आता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स के बराबर। समझ गए? ये आपका 1 एएमयू होता है, 1 एएमयू। और इसी से कंपेयर करके हम दूसरे एलिमेंट के एटम का मास कैलकुलेट कर, कार्बन के एक पार्टिकल के मास से कम। ठीक है? तो अगर आपको यू को ग्राम में चेंज करना है तो 1 अपॉन में Na से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है? लेकिन ग्राम को अगर यू में चेंज करना है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? इक्विवेलेंट टू, इधर मल्टीप्लाई कर दो Na से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना? अगर आपको यू को ग्राम में चेंज करना है तो 1 अपॉन में Na से मल्टीप्लाई होगी। लेकिन अगर आप ग्राम को में चेंज कर रहे हो तो फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na इक्विवेलेंट टू Na इंटू यू, ये इक्विवेलेंट होता है। ठीक है? इससे क्या होगा कि जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके बेसिस पे हम आगे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो वहाँ पे आपका ये काम आएगा। ठीक है? तो आज के लेक्चर में हमने एटॉमिक मास के बारे में पूरा पढ़ लिया है। ठीक है? तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करो। अगर कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस उठाएंगे और वो ट्राई करेंगे। ठीक है? चलो, तो आज की क्लास में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।